नमस्कार जी। वेलकम एवरीवन। आज हम पिछली वीडियो के आगे कंटिन्यूशन में आगे बढ़ेंगे। अभी तक हमने क्या टाइप के टाइमर्स होते हैं उसको भी समझ के लिया है। इस वीडियो हम काउंटर्स के बारे में सीखेंगे, काउंटर्स के बारे में समझेंगे, काउंटर्स का पर्पस क्या है वो भी समझ के लेंगे। पहले तो हम सारों को ये समझना ज़रूरी है कि काउंटर्स की सिग्निफिकेंस क्या है। कोई भी लॉजिक जहाँ पे हमें किसी सीक्वेंस को चालू या बंद करने के लिए किसी एक सर्टेन क्वांटिटी की ज़रूरत हो, या हमें कोई प्रोसेस में कितना प्रोडक्शन काउंट निकल रहा है उधर काउंटर की ज़रूरत हो, कोई रिजेक्शन काउंट कितना हो रहा है उधर काउंटर की ज़रूरत हो, या कहीं पे भी काउंटिंग का नीड चाहिए, चाहे कोई चीज़ को मेजर करने के लिए, लॉजिक फॉर्म करने के लिए, इनिशलाइज करने के लिए, डन डन बिट देने के लिए, कंप्लीशन डिक्लेयर करने के लिए, जहाँ पे भी काउंटिंग की ज़रूरत है वहाँ पे काउंटर के फंक्शन ब्लॉक्स यूटिलाइज होते हैं। अब काउंटर्स ऐसी चीज़ है कि उसमें भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। जहाँ पे आपको अप काउंटर यूज़ करना है, जहाँ पे आपको डाउन काउंटर यूज़ करना है, जहाँ पे आपको कॉम्बिनेशनल काउंट यूज़ करना है, ऐसे करके अलग अलग टाइप्स के काउंटर्स होते हैं। हम काउंटर्स को इस बार कुछ डिटेल में वर्बली समझने की बजाय डायरेक्ट इनिशलाइज कैसे करते हैं सॉफ्टवेयर में वहाँ से समझेंगे। ठीक है। तो जिसने भी हमारी स्टार्ट लास्ट की दो वीडियोस नहीं देखी है वो इस वीडियो को पॉज करे, पहले पुरानी दो वीडियोस एक बार देख ले, ओवरव्यू ले ले, समझ ले, ताकि कंटिन्यूएशन में उसको कोई दिक्कत ना आए और कहीं पे वो अटके नहीं। अब यहीं से हम शुरू करते हैं इस वीडियो के काउंटर्स के पार्ट को। अब काउंटर्स ऐसी चीज़ है कि पहले हम पी ऑन डाल देते हैं। ओके। अब काउंटर्स में हम जाएंगे तो कुछ अलग अलग टाइप्स के काउंटर आते हैं। वन इज सी टी डी विच इज़ डाउन काउंटर, सी टी यू विच इज़ अप काउंटर, और यहाँ पे ये अप काउंटर और डाउन काउंटर के अलावा कुछ कॉम्बिनेशनल काउंटर्स भी होते हैं विच इज़ सी टी यू डी विच इज़ कॉम्बिनेशनल काउंटर्स। अब ये तीनों काउंटर्स को पहले हम समझ के लेते हैं, फिर हम इसके बारे में एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू भी हम बात करेंगे। मैं तीनों काउंटर्स को ऊपर नीचे डाल रहा हूँ। ये सारी अलग अलग फंक्शन ब्लॉक्स हमें लॉजिक फॉर्म में मदद करते हैं। मैं आपको ये सीरीज के थ्रू समझा रहा हूँ कि हमारे पास किन किन टाइप के हथियार है जिनको यूटिलाइज करके, जिन वेपन्स को यूटिलाइज करके हम अपना लॉजिक, अपना वॉर, अपना जो जोन है उसको इस्टेब्लिश कर सके, ताकि कोई भी एप्लीकेशन के लॉजिक फॉर्मेशन में आपको ये दिक्कत ना आए कि आपके पास वेपन्स कितने टाइप्स के हैं। तो चलिए, इसके साथ अभी हम पहले ये फोकस करें कि सीटीयू और सीटीडी में क्या फ़र्क है। पहले तो एक चीज़ समझिए कि सीटीयू का जो, अगर हम सीटीयू के इंस्ट्रक्शंस में भी जाएंगे, एक बार हम इंस्ट्रक्शंस पे भी जाते हैं। ओके, यहाँ पे मिलना तो चाहिए। ओके, इंस्ट्रक्शंस के लिए, हाँ, अब हम सीटीयू पे जाते हैं। कोई भी इंस्ट्रक्शन को, कोई भी फंक्शन ब्लॉक को समझने के लिए अगर आपके पास कोई मैनुअल नहीं है, आप कहीं पे फंस जाए या कोई आपको ट्यूटोरियल ना मिले, तो एक चीज़ हमेशा समझिए कि हर सॉफ्टवेयर अपना एक इंस्ट्रक्शनल मैनुअल बनाता है जो कि पीडीएफ फॉर्म में वेबसाइट पे अवेलेबल होता है, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। अगर वो भी अवेलेबल नहीं होता है तो सॉफ्टवेयर के हेल्प सेक्शन में जाके आप आराम से समझ सकते हैं। हमें हमेशा एक चीज़ ज़रूर समझनी चाहिए कि भाई कोई भी चीज़ को अगर रिकॉल करना है या कोई भी चीज़ को समझना है तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि किस तरीके से, किस तरीके को यूटिलाइज किया जा सकता है इन ऑर्डर टू गेट द रिक्वायर्ड आंसर। एक चीज़ समझिए कि मान लीजिए मुझे कोई फंक्शन ब्लॉक को समझना है, मैं आइदर फंक्शन ब्लॉक के बारे में किसी इंस्ट्रक्शनल मैनुअल में जाऊंगा या उस सॉफ्टवेयर के हेल्प इंस्ट्रक्शंस में जा सकता हूँ। मान लीजिए मुझे कोई इंस्ट्रक्शन समझना है कि भाई टी ऑन को कैसे यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर में, तो आपको वो इंस्ट्रक्शनल मैनुअल में क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर दूसरी तरफ मुझे ये समझना है कि सॉफ्टवेयर को कैसे ऑपरेट करते हैं, तो वो उसके ऑपरेटिंग मैनुअल में जाएगा। अगर मान लीजिए मुझे समझना है कि वो हार्डवेयर को इंस्टॉल कैसे करते हैं, तो मुझे उसके वायरिंग इंस्ट्रक्शंस में जाना पड़ेगा, इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शंस में जाना पड़ेगा। एक क्लैरिटी होनी ज़रूरी है कि कौन से टाइप का मैनुअल या कौन से टाइप के चैप्टर में जाके आपको वो चीज़ मिलेगी। आपके पास अगर वो क्लैरिटी होगी तो ही आप इतने सारे मैनुअल्स में से सर्च कर पाओगे।
पहली बात तो ये होती है कि कोई भी कंपनी अगर कोई चीज़ बनाती है तो उसे एक स्टैंडर्डाइज्ड आइटम बनानी है और वो पूरे ग्लोब की मार्केट को कवर करना है। तब ये जब उसे कवर करना होता है ना, तो हर छोटी छोटी चीज़ वो एक ही मैनुअल में नहीं दे सकता। तो इसलिए वो क्या करता है कि अलग अलग मैनुअल बना लेता है, कि चाहे वो ऑपरेटिंग मैनुअल हो, मेंटेनेंस के लिए चैप्टर्स हो, ट्रबल शूटिंग के लिए चैप्टर्स हो, वो इंस्टॉलेशन के लिए हो, माउंटिंग के लिए हो, प्रोग्रामिंग के लिए हो, यूजेबिलिटी के लिए हो। तो अलग अलग चीज़ों के लिए या तो वो चैप्टर्स अलग करता है, वो मैनुअल्स अलग करता है, तो वो बुकलेट का साइज बहुत बढ़ जाता है। तो हमें ये हमारे पास क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमें एग्जैक्टली चाहिए क्या। अगर हमारे पास ये क्लैरिटी है कि हमें एग्जैक्टली चाहिए क्या, तो उसे ढूंढने के लिए गूगल भी मदद करेगा, सॉफ्टवेयर भी मदद करेगा, हर चीज़ आपके बेनिफिट के लिए काम आएगी। अगर आपके पास क्लैरिटी नहीं है और आपके पास कीवर्ड्स ही नहीं है, तो आप ढूंढोगे क्या। देखिए, आज की डेट में जो भी न्यू कॉमर्स है, जो भी इस फील्ड में जाना चाह रहे हैं, उनके लिए गड़बड़ क्या होती है, उन्हें कीवर्ड्स पता ही नहीं है, उन्हें करना क्या है, वो चाहते क्या है। अगर वो कोई चीज़ चाहते हैं और वो कीवर्ड्स के फॉर्म में, टेक्निकल के फॉर्म में उन्हें पता ही नहीं है, तो वो गूगल से नहीं पूछ सकते कि भाई हाँ भाई, मुझे ये पर्टिकुलर काउंटर को का इंस्ट्रक्शन ये है, तो इसको कैसे रन करना है वो बताओ। अब सॉफ्टवेयर को नहीं समझ में आया, या आपके गूगल को नहीं समझ में आया कि आप पूछना क्या चाह रहे हो, तो वो आपको अंडरस्टैंड नहीं करवा पाएगा, तो कोई आंसर नहीं दे पाएगा। तो ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि कीवर्ड को हम पहचाने, समझे और टेक्निकली अंडरस्टैंड करें कि एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट है क्या। तो चलिए, इसी के साथ अभी हम वापस से अपने टॉपिक पे चलते हैं, विच इज़ सीटीयू। अब सीटीयू के चीज़ों को समझने से पहले आपको एक बेसिक अंडरस्टैंड ये होना चाहिए कि सीटीयू स्टैंड्स फॉर अप टाइम, अप काउंटर। अब अप काउंटर का मतलब ये है कि जहां पे आपको प्लस का इंक्रीमेंट चाहिए, वहां पे आप सीटीयू यूज करेंगे। जहां पे आपको डाउन का डिक्रीमेंट चाहिए, वहां पे आप सीटीडी यूज करेंगे, यानी डिक्रीमेंट्स द काउंटर वैल्यू व्हेन द काउंटर इनपुट सिग्नल इज रिसीव्ड। अब ये इनपुट सिग्नल रिसीव होने पे जब डिक्रीमेंट चाहिए तो सीटीडी है, जब इंक्रीमेंटल है तो सीटीयू है। और वही चीज जहां पे आपको एक ही काउंटर यूज करना है, लेकिन आपको अप डाउन काउंटर दोनों ऑपरेट करने हैं विद वेरियस रिस्पेक्टिव इनपुट्स, तो आपको सी टी यू डी यूज करना है। देखिए, ये सी टी यू है या सी टी डी है या डिक्रीमेंटिंग काउंटर है या कॉम्बिनेशनल काउंटर है, ये हर कंपनी अपने सॉफ्टवेयर में अलग अलग नाम से, अलग अलग इंस्ट्रक्शन से इस्टेब्लिश करती है। मोटा मोटा सिर्फ तीन ही टाइप के काउंटर होते हैं। वो होता है अप काउंटर, डाउन काउंटर और कॉम्बिनेशनल काउंटर। इसको किस तरीके से आपके पास थाली में परोसा जा रहा है, आपको वो समझना है। अब सी टी यू डी कहाँ पे यूज करेंगे, कि जहाँ पे मान लीजिए कि कोई कमरा है, कमरे में मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि उस कमरे में एक गेट है, वहां से चार बंदे आते हैं, और दूसरा गेट है, वहां से दो बंदे जा रहे हैं। अब ये जो आना और जाने वाला लेना देना है, वो मल्टीपल टाइम होता रहेगा और अंदर नंबर ऑफ पर्सन आते भी जाएंगे, जाते भी जाएंगे। इस कमरे को अभी हम एक मॉल कंसिडर करते हैं, जैसे कि बिग बाजार मॉल है। बिग बाजार मॉल में एक एंट्री गेट है, वहां पे एक सेंसर लगा दिया, जो कि सेंसर काउंट कर रहा है कि कितने पर्सन इन हुए। और दूसरा एक सेंसर हमने लगा दिया एग्जिट गेट पे, कि वो काउंट कर रहा है कितने बंदे आउट हुए। तब इस तरीके से क्या होगा, काउंटर एक ही यूज होगा, सी टी यू डी, विच इज कॉम्बिनेशनल काउंटर। उस सेंसर का काम क्या है, कितने पर्सन इन हो रहे हैं उतनी बार ऑन ऑफ होना, और उसको बताना कि भाई चार बंदे अंदर आ गए। दूसरे सेंसर का काम क्या है, वो बताएगा सिर्फ कि भाई ये चार बंदे चले गए, उसका काम है कि ये माइनस करना। अब हमें इसकी प्रेजेंट वैल्यू से हमें क्या पता लगेगा कि एग्जैक्टली उस मॉल में एट ए टाइम, उस पर्टिकुलर इंस्टेंटेनियस ऑफ टाइम कितने बंदे अंदर है। अब ये चीज का डेटा किसको काम में आएगा। अब मान लीजिए आपको एग्जांपल के तौर पे पता लगाना है कि अभी के टाइम पे मॉल में कितने बंदे हैं, तो सिर्फ एक काउंटर यूज करके, दो सेंसर यूज करके आपको पता लग गया कि उस रूम में कितने बंदे हैं। तो ये कब पॉसिबल हो पाया, जब आपने कॉम्बिनेशनल काउंटर यूज किया है। वही चीज अगर सीटी और सीटीडी अलग अलग काउंटर आप यूज करते तो आप क्या करते, एक सीटीयू से इंक्रीज करते, एक सीटीडी से डिक्रीज करते, एक की माइनस में वैल्यू चलती, एक की प्लस में वैल्यू चलती, दोनों को माइनस करते, फिर आपको पता लगता कि एक्चुअल में बंदे कितने अंदर बचे हुए हैं। अब इसको पैरेलल लॉजिक चलाना पड़ता, और पैरेलल के साथ साथ हमें दो अलग अलग वैल्यूज को इंटीग्रेट करके एक थर्ड वैल्यू जनरेट करनी पड़ती, जहां से हमें एक्चुअल में रियल आंसर मिलता। बट इस चीज की कॉम्प्लेक्सिटी को निकालने के लिए, उस कॉम्प्लेक्सिटी को बाहर निकालने के लिए एक कॉम्बिनेशनल काउंटर एग्जिस्ट करता है। तो आपको मोटा मोटा आइडिया लग गया होगा कि क्या क्या टाइप्स होते हैं
और कितने तरीके से हम ये चीज़ इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब हम वापस से चलते हैं। सी टी यू डी जो एग्जिस्ट करता है वो अप डाउन दोनों काउंटर के तौर पे एग्जिस्ट करता है। अब इसमें आप देखेंगे तो एक होता है रीसेट बिट, एक होता है प्रेजेंट वैल्यू, और अगली होती है करंट वैल्यू। अब हम सी टी यू को एक नाम दे देते हैं, जो कि हम दे रहे हैं सी टी यू 01। अब मैंने वो नाम कॉपी किया, इसी को मैं रीसेट दे देता हूँ, इसी को मैं प्रेजेंट वैल्यू दे देता हूँ, इसी को मैं करंट वैल्यू दे देता हूँ। ये मेरे नाम रखने का तरीका है, आपका हो सकता है नाम अलग रखने का तरीका हो। तो ये नामकरण तो इट्स जस्ट लाइक कि आपके स्वाद अनुसार आप ये काम करेंगे। लोड वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, करंट वैल्यू। ओके, नाउ कॉम्बिनेशनल काउंटर की बात हो रही है। मैं सी टी यू डी ना लिखकर कॉम्बिनेशनल काउंटर लिखना पसंद करूंगा, क्योंकि मुझे बाकी सॉफ्टवेयर में भी ये नाम बेटर रिकॉल होता है। देखिए, मैं ये जो भी अंडरस्टैंड आपको करवा रहा हूँ, दिस इज नॉट सोनली फोकस ऑन सिस्मैक स्टूडियो, इट इज सोनली फोकस्ड ऑन कि एप्लीकेशंस को किस तरीके से एग्जीक्यूशन में आप डाल सकते हो, ताकि कल को आपका चाहे सॉफ्टवेयर चेंज हो रहा है बट लॉजिक विल बी सेम। ओके, अब इसमें हमें एक चीज़ और समझनी है कि सी यू और सी टी सी डी, ये दोनों बेसिकली उसने अलग अलग बिट्स दिए हुए हैं, वो बिट्स में अलग अलग वैल्यूज डालनी ज़रूरी है। एक को हम नहीं कॉल कर पाएंगे, तो मैं यहाँ पे सी यू के लिए अलग से डाल रहा हूँ, सी टी डी बिट, सी टी यू बिट। ओके, ठीक है। अब इसमें हमें कुछ वैल्यूज डालनी होती है प्रेजेंट वैल्यू में। अब ये प्रेजेंट वैल्यू जो है या पीवी जो है, इसमें वैल्यूज डालने के बजाय हम डायरेक्ट सिमुलेशन मोड में चलते हैं, और जो भी फ्यूचर एडिटिंग होगी वो हम उधर ही ऑन ट्रैक करेंगे, ताकि आपको भी बेटर अंडरस्टैंड हो। कई बार सिमुलेशन में ज़्यादा टाइम लग सकता है, इट डिपेंड्स ऑन दी जीपीयू, इट डिपेंड्स ऑन दी प्रोसेसिंग पावर, तो उसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। पीवी में मैं मान लीजिए अभी वैल्यू डालता हूँ 20, इसमें भी पीवी में मैं वैल्यू डालता हूँ 20। ओके, इसमें भी मैं वैल्यू डाल देता हूँ 20। ओके, अब हम इसको मैं 30 करता हूँ। ओके, नाउ पहले हम सीटीओ की एप्लीकेशन समझ के लेते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पे एक बिट ऑन कर रहा हूँ, मेरा सीटीयू की जो करंट वैल्यू है, थोड़ा जूम कर देता हूँ, रुकिए, जूम करने के लिए पॉसिबल नहीं हो रहा है। अभी जूम है, वापस से रन करेंगे। ओके, नाउ इट्स विजिबल। ओके, अभी जैसे ही मैं यहाँ पे बिट ऑन कर रहा हूँ और बिट ऑफ कर रहा हूँ, इधर प्रेजेंट वैल्यू वापस से डालनी पड़ेगी, क्योंकि ये हमने रिटेंटिव नहीं डाला है अभी तक। ओके, अभी हम वापस से इसे करते हैं। तो जैसे ही मैं बिट ऑन करूँगा, तो यहाँ पे जो CV की वैल्यू है वो इंक्रीमेंट होगी बाय 1। मैंने इसे ऑफ किया, कुछ नहीं हुआ, तो ये सिर्फ राइजिंग पे क्या कर रहा है, इंक्रीमेंट कर रहा है बाय 1। वापस से इंक्रीमेंट किया बाय 1। तो इस तरीके से क्या होता है कि मेरे पास जो भी एक पीवी में मैंने वैल्यू सेट किया होगा, उसके रेफरेंस में
ये इंक्रीमेंट करता जाएगा। कब तक? जब तक ये पीवी की वैल्यू अचीव नहीं होती, क्योंकि जैसे ही पीवी की वैल्यू अचीव होगी तब मुझे इसे या तो फोर्सफुली रीसेट करना पड़ेगा, या फिर मैं अगर पहले इसको रीसेट कर दूंगा तो वो कभी भी पीवी तक पहुंच नहीं पाएगा। ओके, अब हम इसको इस तरीके से समझते हैं कि जैसे ही मैं ये रीसेट बटन को ऑन करूंगा यानी ट्रू करूंगा, तो मेरी जो 3 की वैल्यू आपको यहाँ पे दिख रही है, विच इज जो माउस कर्सर के थ्रू आपको अंडरस्टैंड होगा कि 3 की वैल्यू जो आपको दिख रही है वो 0 होनी चाहिए। जैसे ही मैंने रीसेट ऑन करके ऑफ किया वो 0 हो चुकी है। अब मान लीजिए मैंने कोई लॉजिक फॉर्म करना है जहाँ पे 3 बार कोई लैंप ऑन होगा, उसके बाद जाके लैंप 2 ऑन होना चाहिए। मान लो मुझे ये लॉजिक फॉर्म करना है, तो इसमें क्या होता है कि 3 बार मेजर कैसे करेगा कि लैंप 1 ऑन हुआ है। तो वो जैसे ही लैंप 1 ऑन होगा उसका एक पल्स चला जाएगा सीटीयू पे, जो इंक्रीमेंट कर रहा होगा 1 बाय 1 वो वैल्यू को। और मैं उसके आगे एक लॉजिक लगा दूंगा जहाँ पे मैं ये लिखूंगा कि सीटीयू का जो इंक्रीमेंट है वो जैसे ही 3 पे पहुंचेगा तो मेरा ये लैंप 2 ऑन होना चाहिए। अब ये लॉजिक को फॉर्म करने के लिए मैं सीटीयू वाला काउंटर यूज करूंगा। अब मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे मैंने पीवी की वैल्यू 20 सेट किया है। अब जैसे ही मैं सीटीडी बिट ऑन करता हूँ तो क्या होता है, ये डिक्रीमेंट बाय 1 होता है। ऊपर और नीचे में फर्क क्या है? ऊपर इज इंक्रीमेंट बाय 1, नीचे इज डिक्रीमेंट बाय 1। ये दोनों बहुत ही सिंपल लॉजिक पे काम करते हैं, एक करता है इंक्रीमेंट बाय 1, एक करता है डिक्रीमेंट बाय 1। तो सीटीयू और सीटीडी में और कोई फर्क नहीं है। लेकिन इसमें एक चीज समझनी है कि जैसे ही आप लोड की वैल्यू ट्रू करोगे तो आपकी वैल्यू तुरंत 20 पे पहुंच जाएगी। देखिए जैसे टी ऑन में हमने समझा था, टी ऑफ में डिफरेंस समझा था, वैसे ही सीटीयू और सीटीडी में फर्क ये है कि सीटीयू काम करता है 0 टू पीवी वैल्यू और सीटीडी काम करता है पीवी टू 0 वैल्यू। दोनों में फर्क समझिए कि एक काम कर रहा है 0 टू पीवी जो कि सीटीयू है, और सीटीडी काम कर रहा है पीवी टू 0। अब ये जो काम कर रहा है इसलिए हम दोनों के बटन को नाम अलग अलग देते हैं। एक को हम रीसेट बोलते हैं जो 0 टू पीवी में काम करता है सीटीयू के केस में, और हालांकि हम सीटीडी में जब हम काम कर रहे होते हैं तो उसके रीसेट बटन को रीसेट ना बोल के लोड बटन बोला जाता है। तो दोनों में फर्क कुछ किया गया है ओनली टू मेक श्योर कि यूजर प्रॉपरली अंडरस्टैंड करे। जैसे ही मैं इधर पल्स दूंगा तो मेरा तुरंत डिक्रीमेंट बाय 1 होगा। अब इसकी डन बिट कब पिक्चर में आती है, आप ये भी चीज अंडरस्टैंड कीजिए। अभी मैं कंटिन्यूसली ऑन और ऑफ कर रहा हूं। ओके, प्रेजेंट वैल्यू 1 हो चुकी है। मैं जैसे ही इसे करता हूँ तो जैसे ही मेरी पीवी की वैल्यू फ्रॉम 20 टू 0 पहुंच जाएगी, मेरा सीटीडी एक डन बिट दे देगा कि हाँ भाई सीटीडी का काम हो गया खत्म। अब आइदर यू लोड इट with background process of resetting the CTD timer काउंटर सॉरी। तो या तो आप उसको लोड के थ्रू पीवी को वापस से पीवी वैल्यू पे पहुंचाइए ताकि सीवी जो है वो पीवी वैल्यू पे पहुंच जाए, या फिर इसके डन बिट से आप एक एक्शन परफॉर्म कर लीजिए जो कि आपको जानना था, ताकि आप सीवी वैल्यू को 0 पे ला चुके हैं इसकी कंफर्मेशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें वो अंडरस्टैंड हो गया। अब इसमें इस काउंटर में भी हम एक चीज समझ के लेते हैं कि इसमें डन बिट कब आता है। अभी यहाँ पे मैंने 20 को 3 पे ले गया हूँ मैं, यानी 20 वाली वैल्यू जो पीवी में थी उसको हमने 3 कर दिया है ताकि हम जल्दी समझ पाए कि कितने पल्सेस के बाद हमें डन बिट आता है। जैसी मेरी मैंने फर्स्ट पल्स दिया तो यहाँ पे करंट वैल्यू 1 आ गई, सेकेंड पल्स देते ही करंट वैल्यू 2 आ गई। अब मैंने जैसे थर्ड पल्स दिया तो मेरा डन बिट आ गया। अब डन बिट आने पे मेरे पास दो ऑप्शन है, आइदर आई हैव टू रीसेट द काउंटर टू मेक इट इनिशियलाइज टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन या ओरिजिन वाले पोजीशन पे, या फिर मैं इसके डन बिट के अगेंस्ट कोई लॉजिक फॉर्म कर लूँ या कोई एक्शन परफॉर्म कर लूँ, उसके बाद इसको रीसेट करूँ। रीसेट तो करना ही है, अगर आप रीसेट नहीं करोगे तो ये काउंटर काम ही नहीं करेगा। क्यों काम नहीं करेगा वो भी चीज़ समझ के लेते हैं। देखिए अब ये डन बिट पे है, अब मैं कितनी ही पल्स दे दूँ कुछ फर्क नहीं गिर रहा है,
क्योंकि काउंटर पिक्चर में ही नहीं है। काउंटर क्या हो गया है, डन बिट पे जाके बैठ गया। जब तक आप उसको रिसेट नहीं करोगे वो अपनी जगह से हिलने वाला नहीं है। ये चीज़ अंडरस्टैंड कर लो। देखो चीज़ कैसी है, प्रोग्राम में एक सर्टेन सेट ऑफ रूल्स है। वो रूल्स आप मानोगे तो वो चीज़ काम करेगी, रूल्स नहीं मानोगे तो वो तो अपने स्वाद से ही चलने वाली है, वो आपके स्वाद को समझती नहीं है। ये दिमाग में बिठा लो। ओके, अब हम सी टी यू डी यानी कॉम्बिनेशनल टाइमर, कॉम्बिनेशनल काउंटर को समझते हैं कि काउंटर में ये काम कैसे करेगा। अब ये जो दो पार्ट हमने समझे, सी टी यू एंड सी टी डी, इसी को कंबाइन किया गया है एक काउंटर में। इससे ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्सिटी है नहीं। इसमें आपको नंबर ऑफ चीज़ें दिख रही है, इनपुट्स और आउटपुट्स आपको काफ़ी सारे दिख रहे हैं, क्योंकि बेसिकली क्या किया है कि दोनों को इंटीग्रेट किया है, दोनों की इंडिविजुअल बिट्स रखी है, इंडिविजुअल आइडेंटिटी रखी है, तो इसलिए आपको काफ़ी चीज़ें उसमें दिखाई दे रही है। अगर मैं सी टी यू की बात करूं तो यहाँ पे आप देखेंगे करंट वैल्यू, करंट वैल्यू मेरी अभी ज़ीरो पे है। ठीक है, अब जैसे ही मैंने इसे ट्रू किया तो मेरी करंट वैल्यू वन पे चली गई। ओके, अब ये सी यू जो स्टैंड्स फॉर है, ये सी यू जो स्टैंड्स फॉर है सी टी यू का, दैट इज जस्ट टू इंक्रीमेंट। अब मैं इसको जितनी बार भी पल्स दूंगा उतनी बार ये इंक्रीमेंट होगा। यहाँ पे मेरी करंट वैल्यू 5 आ चुकी है। अब मान लीजिए मेरे को इसको डिक्रीमेंट करना है, तो मैं क्या करूँगा, जो सी डी है, सी डी स्टैंड्स फॉर डिक्रीमेंट, ये सी डी है सी टी डी का, तो इसको मैं डिक्रीमेंट को जैसे ही मैं पल्स दूंगा, अब ये वैल्यू मेरी डिक्रीमेंट करेगा बाय वन। तो जैसे मैंने आपको रूम का लॉजिक बताया था, मॉल का लॉजिक बताया था कि एक सेंसर मेरा लगेगा यहाँ पे जो इंक्रीमेंट करता रहेगा, पल्सेस बेस्ड ऑन नंबर ऑफ पर्सन्स कितने इन आ रहे हैं। एक सेंसर मेरा लगेगा सीडी पे जो वो उतने पल्सेस देगा कि कितने बंदे निकल रहे हैं। ये रीसेट है, इन ऑर्डर टू रीसेट टूवर्ड जीरो। मैंने ये किया तो ये जीरो हो गया कि हाँ भाई ये अपनी करंट वैल्यू को जीरो ले गया, इसके लिए रीसेट है। मान लीजिए मैंने लोड कर दिया, तो लोड क्या काम करेगा, सीटीडी का काम करेगा। लोड का मतलब ये है कि उसको वापस से उस पोजीशन पे ले जाएगा कि जहां से एक्चुअल में सीटीडी काम करना चाहिए। जैसे ही मैंने लोड किया तो वो 20 पे चला गया। उसकी डन बिट कब आनी है, जब उसकी लोड वैल्यू विच इज दी प्रेजेंट वैल्यू जो है, वो सीटीडी के केस में क्या होगा कि वहां पे उस डन बिट पे पहुंच जाएगा कि जहां पे सीवी की वैल्यू इक्वल्स टू पीवी वैल्यू, तो वो हो जाती है पोजीशन डन बिट ऑफ सीटीडी। अब वो पोजीशन पे अगर मुझे पहुंचाना है तो मुझे लोड करना है। अब मुझे वो पोजीशन से वापस से जीरो वाली पोजीशन पे लाना है, तो मुझे रिसेट करना है। आप वो बात अंडरस्टैंड कीजिए, दोनों के अलग अलग एक्सट्रीम्स है। एक कहता है कि जीरो की तरफ मैं रीसेट करूंगा, एक कहता है मैं फाइनल पीवी की तरफ रीसेट करूंगा। तो जब मैं पीवी की तरफ रीसेट करूंगा तो उसको मैं बोलूंगा लोड, जब मैं जीरो की तरफ करूंगा उसको बोलूंगा रीसेट। अब मैंने जैसे ही लोड दबाया तो ये 20 पे चला गया, मैं जैसे ही इसको रीसेट करूंगा ये जीरो पे चला जाएगा। इससे ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, इससे ज़्यादा कुछ समझने वाली चीज़ें नहीं है। ये तीनों काउंटर्स को आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें एक पार्ट बचता है कि आप जब भी ये सिस्पेक स्टूडियो में यूज़ करेंगे ना, तो आपको इसमें बहुत सारी वैरायटी मिलेगी। ये वैरायटी क्या होती है कि सीटीयू को भी आप जब इनिशियलाइज करते हो तो आपको किस टाइप का कैरेक्टर यूज़ करना है, या किस टाइप के किस बेसिकली जो आपकी वैल्यू आ रही है वो कितने डिजिट्स की होगी, उसका कैरेक्टर का साइज क्या होगा, उसके अगेंस्ट बात होती है। हम पहले सिमुलेशन से हटते हैं। ओके, अब इस वीडियो को मान लीजिए मेरे पास सीटीयू है, लेकिन सीटीयू के बाद आपके पास ये चार टाइप्स के इंटीजर्स आ रहे हैं। वन इज द डबल इंट, अनदर इज लॉन्ग इंट, फिर ये भी डबल इंट का ही एक है और ये भी लॉन्ग इंट का। यानी बेसिकली डबल इंट को हमने दो साइजेस में कर दिया है और लॉन्ग इंट को भी दो साइजेस में कर दिया है। वैसे चार वैरायटी बन गई है सीटीयू की। देखिए ये सब चीज़ें कब यूज़ होती है कि मान लीजिए कि मुझे कोई पर्टिकुलर काउंटर चलाना है जो कि एक ऐसे डिस्प्ले में दिखने वाला है जो कि सिर्फ डबल इंट ही सपोर्ट करता है, या कोई ऐसी वैल्यू है जो डबल इंट के कैरेक्टर साइज के बाहर जाने वाली है। तो मैंने इस वजह से लॉन्ग इंट को यूटिलाइज कर लिया ताकि मुझे बाद में रेगुलर
अप काउंटर की वैल्यू को मॉडिफाई नहीं करना पड़ा या इंक्रीमेंट नहीं करना पड़ा या मुझे उसे वापस से उसके डेटा टाइप को चेंज नहीं करना पड़ा। ये सारी चीज़ें रिवॉल्व हो रही है अगेंस्ट द डेटा टाइप। देखिए ये सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर चेंज होती हैं। डेटा टाइप कई बार सेटेबल होता है, कई बार हमें वो फंक्शन कॉल करते हुए ही बताना पड़ता है या रन करना पड़ता है। ये सारी चीज़ों को हमें खुद समझना ज़रूरी है कि कैसे ये यूटिलाइज बेटर होगा। आपको मोटा मोटा ये पता होना चाहिए कि डेटा टाइप आपको इस हिसाब से अंडरस्टैंड होगा या इस हिसाब से यूटिलाइज होगा कि आपको वो काउंटर रन कहाँ करना है और किन दो कंपनीज की डिवाइस या किन दो हार्डवेयर के अगेंस्ट इंटीग्रेट करना है, उस हिसाब से डेटा टाइप सिलेक्ट होगा। आप रेगुलर सीटीयू भी यूज़ करोगे तो भी काम करेगा और सीटीयू डबल इंट भी यूज़ करोगे तो भी काम करेगा। क्या लिमिटेशन है उसके हिसाब से समझना ज़रूरी है। इसमें और रेगुलर सीटीयू में कुछ फ़र्क नहीं है। अगर मैं पैरेलली भी दोनों को रखूँ ना, तो आपको इसमें फ़र्क क्या दिखेगा? एक तो नाम में फ़र्क है, एक सीटीयू है, एक सीटीयू डबल इंट है, और इसके अलावा वर्किंग में कुछ फ़र्क नहीं है। अब ये फ़र्क किया ही इसलिए गया है कि मेरे पास जो सीटीयू की सीवी वैल्यू होगी, उसको मुझे डबल इंट फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना था, अब मुझे इसके थ्रू कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये माना जा सकता है कि ये डबल इंट की वैल्यू के फॉर्म में ही मेरे पास आनी है। ओके, अभी आप इतना तो बेसिक मोटा मोटा अंडरस्टैंड कर गए होंगे। इसी के साथ हम आज की वीडियो को एंड करते हैं। जहाँ तक मुझे आइडिया है, अभी तक आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि आपके टाइमर्स कैसे यूटिलाइज होते हैं, काउंटर्स कैसे यूटिलाइज होते हैं, और आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि भाई कैसे सिमुलेशन किया जाता है। आगे की वीडियोस में हम काफ़ी सारी नई चीज़ें भी एक्सप्लोर करेंगे। अगर आपके कोई सजेशंस है या आप कुछ चाह रहे हैं कि ये टॉपिक्स को पहले कवर करना चाहिए या कोई और हार्डवेयर रिलेटेड कोई वीडियो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वो चीज़ आप हमें कमेंट्स में बताइए, ताकि मुझे भी एक बेटर आइडिया मिलेगा कि मैं अपनी ऑडियंस को और क्या चीज़ ऑफर कर सकता हूँ, ताकि उनके भी नॉलेज बेस में बढ़ोतरी हो और हमें भी कोई नई चीज़ें ट्राई करने का मौका मिले। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। इसके साथ साइनिंग ऑफ। मिलते हैं अगली वीडियो में।